हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अरावली प्रदेश की चर्चा कर रहे थे और अरावली प्रदेश के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति और अरावली से संबंधित पर्वत चोटियों की हम चर्चा कर चुके हैं। उम्मीद है कि सभी पर्वत चोटियां आपको याद होंगी। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें अरावली प्रदेश को हम 3 भागों में बांटेंगे। एक तो उत्तर पूर्वी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, यानी इन 3 पार्ट की आज हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको राजस्थान के मैप में दिखाई दे रहा है कि जो बीच का ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा अरावली प्रदेश है। क्या है जी? अरावली प्रदेश। जी, अरावली प्रदेश आपका ये वाला पार्ट है। ओके, तो इस अरावली प्रदेश को हम 3 उपभागों में बांटते हैं। एक तो ये जो है, देखिए, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो इधर की जो अरावली है ये कहलाएगी उत्तर पूर्वी अरावली, यानी यहां तक ये क्या है? उत्तर पूर्वी अरावली। ओके, और ये बीच वाला जो क्षेत्र है यहां तक, ये वाला यहां तक, ये कहलाता मध्य अरावली। मध्य अरावली, और मध्य अरावली के अंतर्गत ये भाग आएगा। ओके, इसके बाद ये जो है ये आपका रहेगा दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली, यानी अरावली को हम 3 उपभागों में बांटेंगे। एक तो उत्तर पूर्वी अरावली, दूसरा ये बीच वाला मध्य अरावली, और 3 नंबर पे हम बांटेंगे दक्षिणी अरावली। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो रहेगा उत्तर पूर्वी अरावली। जी देखिएगा, उत्तर पूर्वी अरावली। जी, सबसे पहले उत्तर पूर्वी अरावली में अगर बात आए तो उत्तर पूर्वी अरावली का ये जो भाग है ये सर्वाधिक खंडित भाग है, यानी उत्तर पूर्वी अरावली का सर्वाधिक खंडित भाग यहीं पर है। सर्वाधिक खंडित भाग, और इसको कहा जाता है पोतवार का पठार। क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्वी अरावली की बात करें अपन तो उत्तर पूर्वी अरावली का सर्वाधिक खंडित भाग उत्तर पूर्व में है, या ये कह दें कि अरावली पर्वतमाला का सबसे खंडित भाग है वो उत्तर पूर्व में है। और इस उत्तर पूर्व के जो खंडित भाग को हम पोतवार का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पोतवार का पठार। जी, तो बात आती है पोतवार का पठार, यानी यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अरावली के अंतर्गत या पोतवार का पठार स्थित है, तो याद रखिए ये रहेगा उत्तर पूर्वी अरावली। और ये पोतवार का पठार है क्या? जी, अभी बात कही कि सर्वाधिक खंडित भाग, यानी अरावली का सर्वाधिक खंडित भाग, सर्वाधिक खंडित भाग जो उत्तर पूर्व में है उसे ही क्या कहते हैं अपन? पोतवार का पठार। इसी पोतवार के पठार के अंतर्गत यहां पे आता है कंकनवाड़ी का पठार। क्या आता है? यहीं पर आता है कंकनवाड़ी का पठार। कंकनवाड़ी का पठार, और एक आता है क्रास का पठार। ये दोनों के दोनों अलवर में है। कहां? अलवर। अब आपके दिमाग में ये आ रहा कि पठार क्या होता है? किसे कहेंगे पठार? जी, पहाड़ के ऊपर, यानी पहाड़ी समतल भाग होता है। पहाड़ के ऊपर समतल जो भाग होगा वही क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। अब बात हम उत्तर पूर्वी अरावली को और आगे बढ़ाएं तो उत्तर पूर्वी अरावली की जो औसतन ऊंचाई है, औसतन ऊंचाई वो 450 है। यानी इसकी औसतन ऊंचाई की बात करें हम, औसतन ऊंचाई, यानी उत्तर पूर्वी अरावली की औसतन ऊंचाई है 450 मीटर। कितनी है?
50 मीटर। और इस उत्तर पूर्वी अरावली की उत्तर पूर्वी अरावली यहां ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा उत्तर पूर्वी अरावली है। ओके, और इस उत्तर पूर्वी अरावली की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, हम पढ़ते हैं सबसे ऊंची पर्वत चोटी उत्तर पूर्वी अरावली की रघुनाथगढ़, नहीं, रघुनाथगढ़ सीकर में ही है, पर उससे सीकर में एक और पर्वत चोटी है जिसका नाम धोनिया डूंगर है। क्या नाम है? धोनिया डूंगर, जिसकी ऊंचाई 1183 मीटर है। तो यहां पे उत्तर पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो जी आपकी रहेगी धोनिया डूंगर। क्या रहेगी? धोनिया डूंगर। और धोनिया डूंगर की ऊंचाई 1183 मीटर है। अगर धोनिया डूंगर उत्तर में ना मिले तो हमें देख लेना है रघुनाथगढ़, ये भी सीकर में ही है और इसकी ऊंचाई 1155 मीटर है। कितनी है? 1155 मीटर। और ये दोनों की दोनों पर्वत चोटियां सीकर में है। कहां पे है? सीकर में। जैसे हमने अरावली पर्वतमाला की पर्वत चोटियों को हमने क्रम में पढ़ा था, गुरु से दिल जरा ए कुम दोनिया, जय रघुमाल की लो ऋषि ने कमल भेजा, मगर सजन गोर राम खोर, तारा ना भरा बबाली का, मन बैर भाण बीच में सिर आ गया, जय गढ़ नारगढ़ दम दमे नेछुआ। ये सभी की सभी पर्वत चोटियां आपको याद हैं। तो उत्तर पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची अगर पर्वत चोटी की बात करें तो सबसे पहले देखिए कि धोनिया डूंगर है या नहीं है। अगर ऑप्शन में धोनिया डूंगर नहीं है और रघुनाथगढ़ है तो उत्तर रघुनाथगढ़ ही होगा। क्या होगा? रघुनाथगढ़। ऐसा एग्जाम में काफी बार हुआ है जब धोनिया डूंगर ऑप्शन में नहीं था और कहा गया कि उत्तर पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है, तब हमने रघुनाथगढ़ सही किया, पर उस समय धोनिया डूंगर ऑप्शन में था ही नहीं। तो हमारे जितने भी अध्यापकगण उन्होंने क्या धोनिया डूंगर को छोड़ दिया है, जबकि ये बताने लगे सीधा ही कि उत्तर पूर्वी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी रघुनाथगढ़। ऐसा पेपर में है जी? नहीं, सबसे ऊंची पर्वत चोटी धोनिया डूंगर है। क्या है? धोनिया डूंगर, जो सीकर में ही है। और उसके बाद रघुनाथगढ़ 2 नंबर पे है जो सीकर में, उसकी 1155 मीटर ऊंचाई है। ओके, याद रहेगी ये बात? तो डाउट क्लियर। अगर ऑप्शन में ये ना हो तो ये है, ये बात फिक्स है। अब देखिए इस क्षेत्र की अगर हम पर्वत चोटियों की बात करें तो आपने इसका विस्तार देखा। देखिए जयपुर में है, सीकर है, अलवर है, झुंझुनू है, और कुछ हिस्सा यहां पे भरतपुर का भी आता है, क्योंकि भरतपुर में यहां पे पर्वत चोटी हमने पढ़ी थी दम दम नेछुआ, जयगढ़ नारगढ़ दम दमे नेछुआ। तो इसके विस्तार की अगर बात करें कि इसका विस्तार कहां कहां है, देखो इसका विस्तार जयपुर में है जी, सीकर में है जी, झुंझुनू में है, हाँ जी झुंझुनू में भी है, और झुंझुनू के बाद अलवर भी है, और अलवर के बाद भरतपुर में भी है। ओके, ये यहां पे इनके विस्तार की बात आई। अब देखिए जयपुर में यहां पे कौन कौन सी पर्वत चोटियां आपको पता है? बैराट है जी, बैराट है, बिचून है, खो है, बरवाड़ा है। क्या है? बरवाड़ा। ओके, बरवाड़ा है, बबाई है, बबाई के बाद आपको पता है मनोरपुरा, मनोरपुरा भी इसी जगह है, मनोरपुरा, और जयगढ़ और नाहरगढ़, जयगढ़ और नाहरगढ़, ये सभी की सभी पर्वत चोटियां कहां पे है? जयपुर में। अगर हम सीकर की बात करें तो सीकर में एक तो आ जाता है धोनिया डूंगर, आपने अभी पढ़ा है, रघुनाथगढ़ अभी आपको बताया, यानी 2 तो ये रही। इसके बाद है आपने खंडेला की पहाड़ी पढ़ी जहां से कातली नदी निकलती है। उसके बाद है मालखेत की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी, ओके, मालखेत की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, और एक नेछुआ, नेछुआ, और 2 ये रही। ओके, अगर हम झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में कौन कौन सी पर्वत चोटियां इसके अंतर्गत? एक तो लोहागढ़ है, लोहागढ़, कहा था ना लो ऋषि ने कमल भेजा, तो लोहागढ़, और लोहागढ़ जो है वो 24 कोसी परिक्रमा के लिए भी प्रसिद्ध माना गया है। इसके बाद भुइजागढ़, भेजागढ़, ये दोनों कहां पे है? झुंझुनू। अगर अलवर में बात करें तो अलवर में एक तो कांकनवाड़ी है,
और कंकनवाड़ी पठार पे ही कंकनवाड़ी पर्वत चोटी है और वहीं पे कंकनवाड़ी का किला है। इसके बाद भानगढ़ है, सिरावासा है, क्या है, भानगढ़, सिरावासा और बिलाली। कौन सी? बिलाली और उदयनाथ। बिलाली, उदयनाथ जी, बिलाली और उदयनाथ। उदयनाथ ये पर्वत चोटियां कहां पे हैं? अलवर में। अगर भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में कौन सी है? दमदम है। कौन सी? दमदम, याद रहेगा। इसके बाद देखिए, ये बात थी उत्तर पूर्वी अरावली। उत्तर पूर्वी अरावली में सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तो ये 450 मीटर वाली याद रखना, सबसे ऊंची पर्वत चोटी के बारे में पूछा जा सकता है। दूसरी बात, पोतवार का पठार का विस्तार कहां है? तो उत्तर पूर्वी अरावली में है। और इसका उत्तर पूर्वी अरावली में यह भी पूछ ले कि अरावली का सर्वाधिक खंडित भाग कहां है? तो उत्तर पूर्वी अरावली है। कहां है? उत्तर पूर्वी अरावली, जिसको अपन पोतवार का पठार भी कहते हैं। अब बात करेंगे अपन मध्य अरावली। मध्य अरावली यहां से स्टार्ट होगी। मध्य अरावली यहां से सांबर, यानी सांबर जयपुर से लेकर के देवगढ़ राजसमंद तक। कहां तक? देवगढ़ राजसमंद तक। यानी इसमें कुछ एरिया सांबर जयपुर का आ जाएगा, अजमेर का आ जाएगा, कुछ पाली का और कुछ राजसमंद का। किसके अंतर्गत है? मध्य अरावली के अंतर्गत। ये जो भाग रहेगा ये मध्य अरावली रहेगी। ओके, क्या रहेगी? मध्य अरावली। अब बात करते हैं, देखो मध्य अरावली किसकी? मध्य अरावली। तो मध्य अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है? तो याद रखिए, संभर जयपुर से। कहां से? संभर जयपुर, यानी संभर जयपुर से यहां पे राजसमंद लिखा है तो राजसमंद में यहां पे पड़ता है देवगढ़। देवगढ़ राजसमंद, यानी संभर जयपुर से लेकर देवगढ़ राजसमंद तक किसका विस्तार है? मध्य अरावली का है। किसका है? मध्य अरावली का। और इस मध्य अरावली की जो औसतन ऊंचाई है वो लगभग 700 मीटर की मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 700 मीटर। अगर हम इसके विस्तार के संदर्भ में जिलों की बात करें तो कुछ हिस्सा संभर है जयपुर का, संभर है जयपुर का, फिर अजमेर, फिर यहां पे पाली, और पाली का कुछ हिस्सा आता है पाली जहां पे पहाड़ी एरिया है, और फिर देवगढ़ राजसमंद। देवगढ़ राजसमंद, राजसमंद का कुछ एरिया मेरवाड़ा की पहाड़ियां यानी दक्षिणी भाग के अंतर्गत भी आता है और कुछ मध्य अरावली के अंतर्गत भी आता है। अब देखिए, पढ़े मध्य अरावली जी, मध्य अरावली। सबसे पहली बात यह आती है कि मध्य अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है जी। इसके विस्तार के संदर्भ में पहली बात तो विस्तार से ही है, इसका विस्तार। तो विस्तार याद रखिए, संभर जयपुर से देवगढ़ राजसमंद। देवगढ़ राजसमंद यानी यहां से लेकर यहां तक इसका विस्तार है। अगर वैसे विस्तार जिलों के संदर्भ में पूछे इसके विस्तार में, तो देखो ये जयपुर हो गया, तो जयपुर का ये जो भाग है दक्षिणी जयपुर, दक्षिणी जयपुर, अजमेर, ये अजमेर आ गया, फिर पाली, और पाली के बाद यहां पे राजसमंद। ओके, ये इसका विस्तार रहेगा। फिर बात आती है कि इस मध्य अरावली की औसतन ऊंचाई क्या है जी। औसतन ऊंचाई, इसकी औसतन ऊंचाई है जी 700 मीटर। कितनी है? 700 मीटर। अब देखिए, पिंड मांटका मैदान, पिंड मांटका मैदान जी। सबसे पहली बात, ये पिंड मांटका मैदान है क्या? अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत अरावली पे जो टीलेनुमा भाग है, जो दुर्गम और निर्जन पर्वतीय क्षेत्र है, दुर्गम मतलब चल नहीं सकते, निर्जन जहां पे लोग नहीं रहते, वो भाग क्या कहलाता है? पिंड मांटका मैदान। इसको हम ऐसे कहते हैं, कह सकते हैं कि अरावली का दुर्गम व निर्जन पर्वतीय
क्षेत्र ही क्या कहलाता है? पिंडमांट का मैदान कहलाता है। और इस पिंडमांट के मैदान का जो विस्तार है वो जी देवगढ़ में है, और देवगढ़ पड़ता है राजसमंद। कहां पे? देवगढ़ राजसमंद। पिंडमांट के मैदान में आपको याद रखना कि अरावली का दुर्गम व निर्जन पर्वतीय क्षेत्र ही क्या कहलाता है? पिंडमांट का मैदान कहलाता है, जिसका विस्तार देवगढ़ राजसमंद में है। इसके बाद अगर हम यहां पे अजमेर में बात करें, अजमेर में पड़ती है, याद रखिए, कुकरा की पहाड़ी। कुकरा की पहाड़ी क्या है? कुकरा की पहाड़ी। और कुकरा की पहाड़ी का यहां पे क्या योगदान है? तो यहां पे मेरवाड़ा की पहाड़ियां पड़ती हैं। यहां जो अजमेर मेरवाड़ा, यहां पड़ती है मेरवाड़ा की पहाड़ी। और मेरवाड़ा की पहाड़ी का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का दक्षिणी भाग ही क्या कहलाता है? कुकरा की पहाड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी आप याद रखिए कि जो अजमेर है और इस अजमेर के अंदर जो मेरवाड़ा की पहाड़ी है और इनका जो दक्षिणी भाग है वही क्या कहलाता है? कुकरा की पहाड़ी कहलाता है। या ये कह दे मेरवाड़ा की पहाड़ी का दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग ही कुकरा की पहाड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? कुकरा की पहाड़ी कहलाता है। तो इसका विस्तार रहेगा अजमेर और राजसमंद। या ये कह दे कि अजमेर को राजसमंद की पहाड़ियों से जोड़ने का कुछ काम है भी करती है। पर साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पे पड़ती है ये वाला एरिया, ये कहलाती मेवाड़ की पहाड़ी। मेवाड़ की पहाड़ी। और मेवाड़ की पहाड़ी का ये जो भाग होगा, ये होगा इसका उत्तरी भाग। यानी कुकरा की जो पहाड़ी है वो मेरवाड़ा की पहाड़ी के दक्षिणी भाग व मेवाड़ की पहाड़ी के उत्तरी भाग को जोड़ती है। ये कह दें कि मेरवाड़ा की पहाड़ी और मेवाड़ की पहाड़ियों को जोड़ने का कौन काम करती है? कुकरा की पहाड़ी। और इसका मुख्य जो विस्तार है वो अजमेर में, परंतु कुछ फैलाव इसका राजसमंद में भी है। कहां पे है? राजसमंद में भी। अब इसके बाद इसी मध्य अरावली के अंतर्गत यानी यहां पे कुछ दर्रे हैं। क्या है? दर्रे, जैसे बर दर्रा है, देशुरी नाल है, गोरम घाट, खामली घाट है, या परवेसिया दर्रा या शिवपुर घाट है। ये दर्रों के संदर्भ में जो मुख्यतः मध्य अरावली के अंतर्गत आते हैं, परंतु कुछ दर्रे दक्षिणी अरावली के अंतर्गत भी आते हैं, जैसे हाथीगुड़ा की नाल है, केलवा की नाल है, वो दर्रे इधर आते हैं यानी दक्षिणी अरावली में। तो अब जो हम बात करें वो है इस मध्य अरावली के अंतर्गत जो दर्रे हैं। दर्रों के संदर्भ में मैंने आपको एक बात बताई कि दर्रे होते क्या हैं? पहाड़ के बीच यानी दो पहाड़ियों के बीच या दो क्षेत्रों के बीच पहाड़ी से ऐसा रास्ता जो दो क्षेत्रों को जोड़ता है, वो क्या कर रहा है? दर्रा कहलाता है। आम भाषा में हम उसको रास्ता बोल देते हैं। यानी पहाड़ियों के बीच का ऐसा कोई रास्ता जो दो स्थानों को जोड़ता है वो दर्रे कहलाते हैं। ओके, तो अब हम किसके संदर्भ में पढ़ेंगे? थोड़ा दर्रों के संदर्भ में, यानी मध्य अरावली के अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आएंगे, और दक्षिणी अरावली में भी थोड़ी दर्रों की यहां पे चर्चा कर ही लेंगे कि इसमें कौन कौन से दर्रे आते हैं। फिर हम बात करेंगे दक्षिणी अरावली की। किसकी? दक्षिणी अरावली की। तो अब पढ़ते हैं अपन दर्रों के संदर्भ में। अब देखिए कुछ प्रमुख दर्रे, प्रमुख हैं दर्रे कौन के हैं। सबसे पहले प्रमुख दर्रों में एक बात आती है बर दर्रे की। किसकी? बर दर्रा। कहां है बर दर्रा? बर दर्रे की सबसे पहले स्थिति कहां है? जी, बर दर्रा NH नेशनल हाईवे 14 पर पाली में है, यानी NH 14 पाली में स्थित है। ओके, कहां पे है? पाली में। अब इस बर दर्रे का काम क्या है?
बर पड़ता है ब्यावर, बर पड़ता है पाली में। कहां पे? बर है पाली में, और ये बर ब्यावर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? बर है ब्यावर को। यानी बर दर्रा काम क्या करता है? बर, बर पड़ता है पाली में, और ये किसको जोड़ता है? ब्यावर को, और ब्यावर पड़ता है अजमेर में। यानी बर को ब्यावर से जोड़ने का काम कौन करता है? बर दर्रा करता है। तो यहां पे पड़ता है जी पाली, तो यहां पे पाली के यहां पे ब्यावर को जोड़ देता है, यानी बर से ब्यावर को। इसके बाद दूसरा जो दर्रा है वो देशुरी नाल है, देशुरी नाल दर्रा। ये देशुरी नाल जो दर्रा है ये देशुरी से चार भुजा को जोड़ता है। किसको? देशुरी को चार भुजा से, देशुरी को चार भुजा से। पहली बात तो यह भी ध्यान रखनी है कि इसकी स्थिति कहां है जी। देशुरी नाल दर्रा मुख्यतः कहां पे है? पाली में है। ओके, और ये किसको किससे जोड़ता है? तो याद ये रखना, ये देशुरी, और देशुरी पड़ती है पाली। देशुरी को चार भुजा, किससे? देशुरी को चार भुजा राजसमंद से जोड़ता है। ओके, ये बात आपको याद रहेगी। ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात आती है, अगर हम इसी दर्रों के संदर्भ में राजसमंद में बात करें तो राजसमंद में एक प्रमुख दर्रा है गोरम घाट और खामली घाट। कौन सा जी? गोरम घाट या खामली घाट। ये गोरम घाट और खामली घाट राजसमंद में पड़ता है। ये दर्रा मुख्यतः राजसमंद में है। ओके, और ये जोड़ता है, यहां पे पड़ता है मारवाड़ जंक्शन। क्या पड़ता है? मारवाड़ जंक्शन, और यहीं पर पड़ता है राजसमंद। नीचे क्या आ जाता है? राजसमंद। यानी कहने का मतलब ये जो दर्रा है वो मारवाड़ जंक्शन को, किसको? मारवाड़े जंक्शन। अब मारवाड़ जंक्शन का नाम आते ही दिमाग में आपके जोधपुर आएगा? नहीं जी, मारवाड़ जंक्शन कहां पे है? पाली में, और मारवाड़ जंक्शन को आमेर से जोड़ता है। किससे? आमेर, और आमेर पड़ता है राजसमंद में। कहां पड़ता है? राजसमंद में। तो ये तीन मुख्य दर्रे इसमें मध्य अरावली के अंतर्गत आते हैं। अगर मध्य अरावली में अन्य दर्रों की बात करें तो एक है परबेसिया दर्रा। परबेसिया दर्रा याद रहेगा। परबेसिया दर्रे के बाद एक है शिवपुरी घाट या शिवपुरे घाट दर्रा। ये दर्रे हैं कहां पे? परबेसिया दर्रा और शिवपुर घाट दर्रा। याद रखिएगा ये दोनों के दोनों दर्रे ब्यावर अजमेर में हैं। कहां पे हैं? ब्यावर अजमेर। ये जो दर्रे हैं ये मध्य अरावली के अंतर्गत आते हैं। मध्य अरावली, मध्य अरावली में स्थित मुख्य तो तीन ही दर्रे हैं। एक तो बर है, देशुरी नाल और गोरम घाट। बर दर्रे के बारे में एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। गोरम घाट और खामली घाट के बारे में बार बार प्रश्न पूछा गया है कि मारवाड़ जंक्शन को आमेर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, या देशुरी को चार भुजा से कौन सा जोड़ता है, और या बर को ब्यावर से कौन सा जोड़ता है, ऐसे पूछेंगे। इसके बाद अगर हमें दक्षिणी अरावली की बात करें, दक्षिणी अरावली में स्थित दर्रे कौन कौन से हैं जी? एक तो हाथीगुड़ा की नाल दर्रा है। कौन सा जी? यहां पे याद रखिए, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा। यह बात याद रखना कि यहां पे इंपोर्टेंट है, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा। यह दर्रा सिरोही में पड़ता है और सिरोही को गोगुंदा से जोड़ता है। गोगुंदा आप अच्छे से जानते हैं, उदयपुर में है। तो यह हाथीगुड़ा की नाल दर्रा कहां पे है? सिरोही में है। और यह जोड़ता किसको है? सिरोही को गोगुंदा से जोड़ता है, और गोगुंदा आप अच्छे से जानते हो ये उदयपुर में है। कहां है? उदयपुर में। एक इसी जगह दक्षिणी अरावली में यहां पर केलवा की नाल है, केलवा की नाल दर्रा। केलवा की नाल दर्रा उदयपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? उदयपुर में। तो यह दर्रा कहां रहेगा? उदयपुर में रहेगा। दर्रे का नाम याद रखिए कि यह दर्रा कहां पर है, तो उदयपुर में है। एक सोमेश्वर नाल दर्रा भी उदयपुर में पड़ता है। कौन सा? सोमेश्वर नाल दर्रा। यह भी कहां पर है? उदयपुर में है। एक है जिलवाड़ा या जिलवा या फिर जगलवा,
या फिर पगलिया भी बोलते हैं उसको। तो जिलवाड़ा की नाल दर्रा, यह भी कहां पड़ता है? उदयपुर में। यानी कहने का मतलब दर्रों के संदर्भ में अगर हमें कहीं पर प्रश्न पूछेगा तो इससे ज्यादा कहीं जा नहीं सकता। हो सकता है वो केलवा की नाल पूछ ले कि केलवा की नाल दर्रा कहां पर पड़ता है, या सोमेश्वर नाल दर्रा कहां पड़ता है, या फिर जिलवाड़ा की नाल, या जिवल्या, या पगल्या, या फिर जिलवाड़ा की नाल दर्रा कहां है? तो आपका जवाब होगा उदयपुर। काफी बार हाथीगुड़ा की नाल दर्रे के बारे में पूछा गया कि इसकी स्थिति कहां पर है? सिरोही है। एक बार यह भी पूछा गया है कि सिरोही को गोगुंदा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सिरोही को गोगुंदा से जोड़ने वाला दर्रा हाथीगुड़ा की नाल दर्रा है। अब बात करेंगे हम दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली और दक्षिणी अरावली को दो उपभागों में बांटेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे मेवाड़ की पहाड़ी और दूसरा हम पढ़ेंगे आबू पर्वतीय क्षेत्र, यानी आबू क्षेत्र की बात करेंगे। और मेवाड़ की पहाड़ियों के अंतर्गत हम भोराट के पोठार की बात करेंगे, यानी भोराट के पठार को पढ़ेंगे। तो हम चर्चा करते हैं अब उन दो उपभागों में जो दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दक्षिणी अरावली, हमने बात पढ़ी कि दक्षिणी अरावली के अंतर्गत हम इनको दो भागों में बांटेंगे, दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक तो है मेवाड़ की पहाड़ी, जिसको हम भोराट का पठार भी कहते हैं, और दूसरा है आबू क्षेत्र, आबू क्षेत्र। ओके। जबकि अगर आपको यह पूछे कि दक्षिणी अरावली की औसतन ऊंचाई क्या है, औसतन ऊंचाई, तो दक्षिणी अरावली की औसतन ऊंचाई है वो 1000 मीटर है। क्या है? 1000 मीटर। अब हम जो चर्चा करें वो मेवाड़ की पहाड़ी या फिर भोराट के पठार को लेते हैं, और उसके बाद है आबू क्षेत्र को। तो सबसे पहले पठार के बारे में आपको पता है कि पठार, पहाड़ के ऊपर जो समतल भाग वो पठार होता है। अब बात आती इसका विस्तार। इसका विस्तार कहां है? तो विस्तार के संदर्भ में देखा जाए तो ये वाला एरिया पूरा का पूरा, ये कुछ हिस्सा यहां पे चित्तौड़ का भी आ जाता है, और कुछ हिस्सा यहां पे भीलवाड़ा का भी आ जाता है, और कुछ चित्तौड़ का आता है। फिर ये पाली, फिर यहां पे राजसमंद और सिरोही को छोड़ेंगे हम यहां पे, और उदयपुर और डूंगरपुर। यानी ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है ये कहलाएगा भोराट का पठार या मेवाड़ की पहाड़ी। तो विस्तार में देखेगा, सबसे पहले हम पाली लिख देते हैं, पाली के बाद राजसमंद, फिर उदयपुर और डूंगरपुर, चित्तौड़ और कुछ हिस्सा भीलवाड़ा का जो पहाड़ी एरिया है। ओके, ये तो रहेगा इसका विस्तार, आप अच्छे से याद रखेंगे। अब बात आती है कि भोराट का पठार का विस्तार कहां से कहां तक, क्या काम है इसका जी। इस भोराट के पठार की अगर बात करें तो ये कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है, किसके बीच? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ आपको पता है राजसमंद में है, राजसमंद यानी यहां कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के बीच का पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? भोराट का पठार कहलाता है। क्या कहलाएगा? भोराट का पठार। और इस भोराट के पठार की जो औसतन ऊंचाई है, याद रखिए औसतन ऊंचाई पेपर में पूछी गई है, भोराट के पठार की औसतन ऊंचाई 1200 मीटर है। कितनी? 1200 मीटर। ओके। और भोराट का पठार राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है। राजस्थान का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भोराट का पठार। राजस्थान का सबसे बड़ा पठार। सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा पठार पूछे तो भोराट का पठार बताएंगे। क्या बताएंगे? भोराट का पठार। पर यह राज्य का तीसरा,
राज्य का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, तीसरा सबसे ऊंचा पठार। अब जैसे तीसरा नाम लेते ही दिमाग में दो क्वेश्चन और आ गए, तो पहला और दूसरा कौन सा जी, है ना। तो पहले अगर दूसरे की बात करें तो सबसे ऊंचा है उड़िया का पठार सिरोही में, यहां कौन सा, उड़िया का पठार, और उड़िया का पठार पड़ता है सिरोही में, और इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। कितनी है, 1360। और यहीं पर दक्षिणी अरावली के अंतर्गत पड़ता है एक आबू का पठार, आबू पठार, और आबू पठार भी कहां पड़ता है, सिरोही में, और इसकी ऊंचाई है 1300 मीटर। कितनी है, 1300 मीटर। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा अगर पठार है तो वो है उड़िया का पठार, यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, तो आपका जवाब होगा उड़िया का पठार। और दूसरा सबसे ऊंचा आबू का पठार, जिसकी ऊंचाई है 1300 मीटर। यह बात आपको याद रहेगी। आप अच्छे से जानते हैं कि जो जरगा पहाड़ी के ऊपर कुंभलगढ़ दुर्ग बना है, क्या बना है, कुंभलगढ़ दुर्ग, यानी जरगा पहाड़ी, जरगा पहाड़ी पर बना है कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, और ये पड़ता है राजसमंद में बना है। कहां, राजसमंद में। एक आती है जरगा पर्वत चोटी, ये बात डाउट मत कर लेना, जरगा पर्वत चोटी। देखो ये जरगा पहाड़ी पूछेगा ना तो आपको जवाब देना है राजसमंद। ओके, अगर जरगा पर्वत चोटी पूछे, जरगा पर्वत चोटी, तो जरगा पर्वत चोटी उदयपुर में है और इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर, 1431 मीटर। तो ये बात जो हमने पढ़ी, यानी दक्षिणी अरावली के संदर्भ में मेवाड़ की पहाड़ी, यहीं पर अन्य पठार की बात करें तो एक आता है उदयपुर के अंदर लसाड़िया का पठार, यानी यहीं पर क्या आता है जी, लसाड़िया का पठार। तो हम बात करते हैं अब देखिए लसाड़िया के पठार की, और इसके बाद लसाड़िया के पठार के बाद एक बीजासन का पठार भी आता है। किसका, बीजासन। फिर ऊपरमाल, ये काफी एक मेसा का पठार जो चित्तौड़गढ़ में है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन लसाड़िया के पठार, और लसाड़िया के पठार के संदर्भ में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लसाड़िया का पठार कहां है और कहां पर इसकी स्थिति है। जब हमने जयसमंद झील को पढ़ा तो जब मेवाड़ के महाराणा जयसिंह को पढ़ रहे थे तब जयसमंद झील के बारे में पढ़ा था, और जयसमंद झील के पूर्व भाग, यानी जयसमंद झील के पूर्व में कटा फटा विच्छेदित भाग ही क्या था, लसाड़िया का पठार। यानी जयसमंद झील के पूर्व में कटा फटा विच्छेदित भाग ही क्या कहलाता है, लसाड़िया का पठार। और इसकी स्थिति पूछेगा हमसे तो हम जवाब देंगे उदयपुर, क्या, उदयपुर। इसके बाद है नेक्स्ट बीजासन का पठार। कौन सा, बीजासन। बीजासन का पठार मंडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है। कहां पड़ता है, मंडलगढ़ भीलवाड़ा जी। बीजासन का पठार मंडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है। ओके, याद रहेगी मंडलगढ़ भीलवाड़ा। अगर हम चित्तौड़ की एक बात करें तो चित्तौड़ में एक है मेसा का पठार, मेसा का पठार, और मेसा का पठार चित्तौड़ में है, चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़ दुर्ग इसी मेसा के पठार पर बना हुआ है। एक है मानदेसरा पठार, नेक्स्ट है मानदेसरा पठार जी। मानदेसरा पठार के संदर्भ में आपको याद रखना है कि मानदेसरा पठार भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। कहां पे, भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़, भैंसरोडगढ़ है चित्तौड़, याद रहेगा। इसके बाद एक इसी के संदर्भ में अगर हम इस एरिया में आ चुके हैं तो यहां पे ये भैंसरोडगढ़ पड़ा, और भैंसरोडगढ़ के बाद यहां पे बिजोलिया पड़ता है।
बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच के जो पठारी भाग है उसको हम ऊपर माल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर माल। तो ऊपर माल क्या है जी? बिजोलिया, और बिजोलिया पड़ता आपको पता है भीलवाड़ा में, बिजोलिया भीलवाड़ा व भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के बीच पठारी भाग ही क्या कहलाता है? ऊपर माल कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऊपर माल। अब कई बार एक बार प्रश्न पूछा गया था कि अरावली का जो निम्न तली स्थल है, अरावली का निम्न तली स्थल उसको क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा, उसको हम कहते हैं बजादा। क्या कहेंगे? बजादा। यानी अरावली का निम्न तलीय भाग, अरावली का निम्न स्थलीय कह सकते हैं। निम्न स्थलीय भाग ही क्या कहलाता है? बजादा कहलाता है। और इसका सर्वाधिक विस्तार पुष्कर में पड़ता है, पुष्कर अजमेर, क्योंकि सबसे नीचा स्थान क्या है? पुष्कर अजमेर में। वो क्या कहलाता है? बजादा कहलाता है। एक होता है बेथोलिथ। क्या? बेथोलिथ। जी बेथोलिथ क्या है? बेथोलिथ के संदर्भ में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अरावली का लावा द्वारा निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बेथोलिस, यानी अरावली का लावा द्वारा निर्मित क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र को हम क्या कहेंगे जी? बेथोलिथ कहेंगे। क्या कहेंगे? बेथोलिथ। याद रखना, मेसा के पठार पर यह बात बताई थी कि इसी के ऊपर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है। कौन से पठार पर है? मेसा का पठार। और मेसा का पठार का है? चित्तौड़गढ़। बिजासन का पठार मंडलगढ़ भीलवाड़ा, और लसाड़िया का पठार उदयपुर यानी जयसमंद झील के पूर्व में कटाफटा विच्छेदित भाग मानदेसर पठार भैंसरोडगढ़ चित्तौड़। ऊपर माल जो है बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच जो पठारी भाग है, और बिजोलिया यहां पे पड़ता है भीलवाड़ा में और भैंसरोडगढ़ पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। अब बात करते हैं इसी दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आबू क्षेत्र की। किसकी? आबू क्षेत्र की। अब देखिए आबू क्षेत्र, आबू क्षेत्र जी। आबू क्षेत्र के बारे में अगर हमें सबसे पहले क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछ सकता है तो आबू क्षेत्र की औसतन ऊंचाई पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? औसतन ऊंचाई। जी याद रखिए, इसकी औसतन ऊंचाई जो है वो 1200 मीटर है। कितनी है? 1200 मीटर। और आबू क्षेत्र के अंतर्गत जो आबू पर्वत है, आबू पर्वत, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि आबू पर्वत को कर्नल जेम्स टोड ने क्या नाम दिया था? जी आबू पर्वत को कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड, आबू पर्वत को कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस कहा। क्या कहा? हिंदू ओलंपस। याद रहेगा कि कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को क्या नाम दिया है? हिंदू ओलंपस कहा है। ओके। और इसी आबू क्षेत्र के अंतर्गत एक तो आता है उड़िया का पठार, जो हमने अभी चर्चा की थी, और उड़िया के पठार की जो ऊंचाई है वो 1360 मीटर है, और ये सिरोही में ही है। कहाँ है? सिरोही में। और राजस्थान का सबसे ऊंचा, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और दूसरे की बात हमने जो पढ़ी थी आबू का पठार, यहीं पर पड़ता है आबू का पठार या आबू पठार, और इसकी औसतन ऊंचाई 1300 मीटर है, और ये राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। यहीं पर अगर हम आबू क्षेत्र की बात करें तो आबू क्षेत्र के अंतर्गत माउंट आबू भी आता है। तो राज्य का सबसे ऊंचा शहर, राज्य का सबसे ऊंचा शहर पूछ ले तो माउंट आबू है, माउंट आबू।
और सर्वाधिक ऊंचा स्थान भी पूछे तो माउंट आबू सिरोही है, और राजस्थान का पर्वतीय पर्यटन भी पूछे तो भी माउंट आबू है। राजस्थान का पर्यटन क्षेत्र यानी पर्वतीय पर्यटन, राजस्थान का पर्वतीय पर्यटन, तो भी आपका जवाब क्या होगा? माउंट आबू रहेगा। क्या रहेगा? माउंट आबू। और आप अच्छे से जानते हैं कि माउंट आबू पर राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर भी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यानी यहीं पर क्या है? गुरु शिखर है। और गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है। संतों का शिखर किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, 1722 मीटर। और इसी आबू क्षेत्र में एक तो आबू एंसिस औषधि, याद रखिएगा, यहीं पर पाई जाती है आबू एंसिस औषधि, और यहीं पर पाए जाते हैं जंगली मुर्गे। जंगली मुर्गे कहां पे? आबू क्षेत्र पे। ओके। और यहां पर राज्य की सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील जिसका नाम है नक्की झील। नक्की झील राज्य की सबसे ऊंची झील नक्की झील, और सबसे नीची झील तलवाड़ा झील जो हनुमानगढ़ में हमने पढ़ी थी। तो राज्य की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील, माउंट आबू सिरोही में। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के द्वारा निर्मित है, और साथ ही साथ ज्वालामुखी केडर झील है। क्या है? ज्वालामुखी केडर झील। और राजस्थान में ज्वालामुखी केडर झील के बारे में दो के संदर्भ में नाम आते हैं। एक तो पुष्कर वाली आती है, पुष्कर अजमेर, और एक आता है नक्की झील। नक्की झील, नक्की झील ज्वालामुखी केडर झील है, और पुष्कर झील भी ज्वालामुखी केडर झील है। इस नक्की झील के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि देवताओं के द्वारा नाखूनों से खोद कर बनाई गई थी। ऐसा संदर्भ है कुछ पौराणिक गाथाओं के आधार पर नक्की झील के संदर्भ में माना जाता है। दोस्तों, इसी के साथ अपना अरावली प्रदेश के 3 पार्ट पूरे हुए। उत्तर पूर्वी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली के संदर्भ में हमने 2 पढ़ा, यानी मेवाड़, और मेवाड़ में आपने पढ़ा भूराट का पठार और साथ ही साथ आबू प्रदेश। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों में इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।